हेलो बच्चों, आज की क्लास बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है क्योंकि आज हम स्टार्ट करेंगे रेंज। किसी फंक्शन का रेंज कैसे निकालते हैं, ये एक डिफ़िकल्ट टास्क है। रेंज निकालना एक अपने आप में चैलेंजिंग पोर्शन होता है मैथ्स में, क्योंकि डोमेन तो ईजीएस्ट पोर्शन होता है, इजी तरीका है। डोमेन आप किसी भी फंक्शन का बहुत आसानी से निकाल सकते हो, लेकिन रेंज के लिए कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है। रेंज निकालने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स यूज़ करते हैं। तो मैं अपने स्तर से आपको हर वो मेथड बताऊंगा जो बहुत बेसिक है। ठीक, तो सबसे पहले हम ये समझते हैं किसी फंक्शन का रेंज क्या होता है। जैसा कि हम जानते हैं, हमने आपको स्टार्टिंग में बोला था फंक्शन एक मशीन की तरह होता है। क्या होता है? फंक्शन एक मशीन होता है। तो अगर कोई मशीन हमारे पास है तो मशीन के पास दो चीज़ें होंगी, इनपुट एंड आउटपुट। जब किसी मशीन को आप इनपुट देते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ आउटपुट मिलता नहीं मिलता है। अगर कोई मशीन है आपके पास और आप उसको इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट नहीं मिल रहा, तो आप क्या कहते हैं? मशीन खराब है। तो वैसे ही अगर आप किसी फंक्शन को इनपुट दे रहे हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग कुछ आउटपुट मिलेगा। जब आउटपुट मिलेगा, उसी आउटपुट को हम एक सेट में लिख देंगे, उसको हम रेंज बोलने लगते हैं। उसी आउटपुट को आप क्या करेंगे? एक सेट के अंदर लिख देंगे, उसको हम रेंज बोलने लगते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, फंक्शन का रेंज निकालते कैसे हैं, क्या क्या मैथड्स हैं, किन किन सिचुएशन में कौन कौन सा मैथड हमें यूज़ करना है, तो ये सारी बातें इस वीडियो में आपको बताऊंगा। वीडियो को पूरा देखें, आखिरी तक देखें। अब देखिए, जैसे मान लो सपोज करो हमारे पास हेडिंग लिखिए रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज ऑफ फंक्शन, इसको बोलते हैं फलन का परिसर। ये बात लिख लीजिएगा हिंदी में, फलन का परिसर। अब देखिए ध्यान से, हमने आपसे कहा था कि y बराबर एफ एक्स। जब भी कभी कोई फंक्शन कंसीडर करना होता है तो आप एक जनरल फंक्शन ऐसे कंसीडर करते हो, y बराबर एफ एक्स। ठीक, x यहाँ पे क्या होता है? x होता है इनपुट, x होता है इनपुट। इसी को हम बोलते हैं डोमेन, या इसी को हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोलते हैं। इनपुट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है क्योंकि आउटपुट जो होता है वो इनपुट पे डिपेंड करता है। और ये जो y हमारे पास है, y को हम बोलते हैं आउटपुट, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं रेंज। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? अब देखिए, तो रेंज का मतलब होता है, रेंज की डेफिनेशन होती है सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज आर कॉल्ड, सेट ऑफ ऑल y वैल्यूज इज कॉल्ड रेंज। उस सेट को हम क्या बोलेंगे? रेंज बोलेंगे। इट इज डिनोटेड बाई, इट इज डिनोटेड बाई, इसे डिनोट कैसे करते हैं? रेंज लिखते हैं और नीचे सबस्क्रिप्ट में f लगाते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन। इसको हम ऐसे भी दे सकते हैं, बोल सकते हैं, या हम क्या बोल सकते हैं? सेट ऑफ ऑल इमेजेस, ऑल इमेजेस। इमेजेस का मतलब क्या? प्रतिबिंब, प्रतिबिंब, सभी प्रतिबिंबों का समुच्चय फलन का परिसर कहलाता है। क्योंकि जैसे मान लो जो वैल्यू आप रखोगे उसके करस्पॉन्डिंग जो y की वैल्यू मिलेगी उसे क्या बोलेंगे? हम इमेज बोलेंगे, प्रतिबिंब बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को? ठीक, अब देखिए रेंज निकालने के कौन कौन से मेथड हैं। सबसे बेसिक मेथड है, जो सबसे फंडामेंटल मेथड होता है, उसको बोलते हैं, उसमें हम क्या करते हैं? x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म में और फिर हम कुछ आगे कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, तो मेथड 1 सबसे फंडामेंटल मेथड है। लेकिन एक चीज़ और समझिए, एक मेथड मैं आपको और बताता हूँ, वो भी फंडामेंटल मेथड है, मेथड 1। ये कोई किसी किताब नहीं है, ऐसी कोई बुक नहीं है कि जिसमें मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3 लिखा हो। मेथड आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हो, किसी दूसरे टीचर को फॉलो कर रहे हो, तो जो चीज़ मैंने मेथड 1 में बताई हो वो उसने मेथड 3 में बताई हो। तो ये कोई स्पेसिफिक मेथड नहीं है कि बुक में ऐसा नहीं, कोई ऑर्डर, इसका ऑर्डर कोई भी नहीं है। तो देखिए मेथड 1 कहता है, अगर कभी भी आपके पास डोमेन गिवन है, मान लीजिए किसी फंक्शन का डोमेन गिवन है, किसी फंक्शन का इनपुट गिवन है, तो आप क्या करेंगे? उसका रेंज निकालने के लिए क्या है? फाइनाइट डोमेन गिवन है। इफ डोमेन इज गिवन, डोमेन का मतलब प्रांत, इतना आपको अब समझ आ जाना चाहिए। इफ डोमेन ऑफ अ फंक्शन इज गिवन, अगर फंक्शन का डोमेन दिया है, ठीक, अगर फंक्शन का डोमेन दिया है और वो भी डोमेन क्या है? फाइनाइट बोल सकते हो, ठीक है, फाइनाइट ना भी लो कोई दिक्कत नहीं है। तो जैसे मान लो, सपोज करो फाइनाइट है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए,
तो अगर किसी फंक्शन का डोमेन है, मान लो मैंने फंक्शन का डोमेन दे लिया, डोमेन का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यूज, ये मैंने आपको बताया था। किसी फंक्शन का डोमेन क्या हमारे पास है, a1, a2, a3, ये ऐसे डिस्क्रीट है। डिस्क्रीट का मतलब एलिमेंट दे रखे, ये पता है कि ये फंक्शन का डोमेन है, मतलब ये फंक्शन का इनपुट है, और आपको फंक्शन गिवन है, फंक्शन दे रखा है। ये फंक्शन क्या है, गिवन है। फंक्शन कुछ भी हो सकता है, y बराबर एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स क्यूब, वाई बराबर 2x, कुछ भी हो सकता है। ये फंक्शन का डोमेन दिया है और ये फंक्शन दिया है। आपसे कह रहा है रेंज बताओ। तो अगर रेंज आपसे पूछेगा कि रेंज बताओ, रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो उस केस में क्या करते हैं, जो रेंज ऑफ फंक्शन होता है हम क्या करते हैं, रेंज ऑफ फंक्शन का मतलब क्या, y की वैल्यू, y के मान। तो अगर रेंज ऑफ फंक्शन हमसे पूछेगा तो क्या करेंगे, हम 1 बाय 1 डोमेन रखते जाएंगे। कहाँ पे, फंक्शन में। तो हम इसमें जब रखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, f ऑफ a1 मिलेगा, ठीक, फिर क्या मिलेगा, f ऑफ a2 मिलेगा, फिर क्या मिलेगा, f ऑफ a3 मिलेगा। ऐसे करते 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 सारे पॉइंट रख देंगे तो क्या मिलेगा, f ऑफ an मिलेगा। और जो भी फंक्शन गिवन होगा उसके हिसाब से इसकी वैल्यू आ जाएगी, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है, ठीक है। अब देखिए चीज़ों को थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ाते हैं। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पे बेस्ड एक दो एग्जाम्पल आपको कराते हैं, फिर आप देखिए आपको समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। और ये मैं गारंटी लेता हूँ कि अगर आप सारी वीडियोस देखेंगे, जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया, अभी तक पढ़ाया मैंने, अगर आप देखेंगे, सब कुछ देखेंगे, तो आपको 100% समझ आएगा, क्योंकि हर लेक्चर में मैंने बहुत एनर्जी लगाई है, ठीक है। बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने आपको बताया है, ठीक। तो एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल वन हमारे पास है कि जैसे मान लो हमारे पास फंक्शन क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर है, और इस फंक्शन का डोमेन दे रखा है 1 2 3 4 5 दे रखा है। हमसे कहा जा रहा है इन पॉइंट्स को डोमेन में लिया है, और हमसे कह रहा है बता दो रेंज क्या होगा इस फंक्शन का। तो हम क्या करेंगे, रेंज के लिए क्या करेंगे, x बराबर 1 इसमें रखेंगे तो कितना आएगा, 1 स्क्वायर, 2 रखेंगे 2 स्क्वायर, 3 रखेंगे 3 स्क्वायर, 4 रखेंगे 4 स्क्वायर, एंड 5 रखेंगे 5 स्क्वायर। तो रेंज इस फंक्शन का कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, एंड 25 आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला देखिए एग्जाम्पल 2, जैसे मान लो हमारे पास क्या लिखा, y बराबर साइन एक्स लिखा है, और इसका डोमेन क्या लिखा है, डोमेन का मतलब x की वैल्यू लिखा है 0 डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, ठीक है, 60 डिग्री, एंड 90 डिग्री। ये इसका डोमेन है, डिग्री में है। तो हमसे कह रहा है रेंज बताओ इसका क्या होगा। तो रेंज इसका क्या हो जाएगा, हम ये वैल्यू रखते चले जाएंगे। क्या आएगा रेंज, साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर साइन 60 डिग्री, और साइन 90 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें। तो इनकी वैल्यू निकाल के रखेंगे। साइन 0 0 होता है, साइन 30 1/2 होता है, साइन 45 1/√2 होता है, साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है, साइन 90 1 होता है। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी फंक्शन का डोमेन अगर गिवन है तो आप फंक्शन में डोमेन का सब्स्टिट्यूट करके, फंक्शन में डोमेन की वैल्यूज को रख के आप रेंज फाइंड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखिए, इसे मैं इरेज करता हूं, ये बहुत बेसिक मेथड था। इसके आगे, और ये सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि आपको समझ आना चाहिए कि रेंज क्या होता है, निकालते कैसे हैं। अब देखिए थोड़ा सा हम आगे बात करते हैं। ये मेथड जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये जनरल मेथड है, और इसी मेथड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर फंक्शन एक्स वाई में लिखा होता है तो इस मेथड का यूज़ करेंगे हम। सबसे पहले इसी मेथड के बारे में सोचेंगे। तो देखिए क्या है, बेसिक मेथड है ये, मेथड 2, और ये बहुत ही बेसिक मेथड है, ठीक। ये क्या है, ये बेसिक मेथड है, और हमें इसे ही यूज़ करना है 90% केस में, ठीक है। अगर ये लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो हम आगे बढ़ जाएंगे, दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। तो मान लो आपके पास कोई भी फंक्शन दे रखा y बराबर f(x), ये फंक्शन आपके पास गिवन है, ठीक। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या बताया, y की वैल्यू x के टर्म में दे रखी है, तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू को फाइंड करना है y के टर्म में। मैंने क्या बताया, स्टेप नंबर 1 अगर ये लिखा है तो आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, इन टर्म्स ऑफ y। ब्रैकेट में मैंने क्या लिखा,
इफ पॉसिबल हमें क्या करना है, x का मान किसके पदों में फाइंड करना है, y के पदों में। ठीक, x की वैल्यू y के टर्म से फाइंड करनी है अगर पॉसिबल हो तो। ऐसा नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आप x की वैल्यू y के टर्म में निकाल ही नहीं सकते हो, बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन लिखी होगी, कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन लिखा होगा, तो उस केस में ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन अगर x की वैल्यू आप y के टर्म में फाइंड कर पा रहे हो तो फाइंड कर लो और आपको रास्ता मिल जाएगा, 100% रास्ता मिलेगा। अगर ये मेथड लग गया तो आपको रास्ता मिलना ही मिलना है। ठीक, तो सबसे पहला काम, कोई फंक्शन लिखा है x की वैल्यू y के टर्म्स में फाइंड करिए। तो जब x की वैल्यू आप y के टर्म में फाइंड करोगे तो आपके पास आएगा x बराबर कुछ y में आएगा, तो मैंने उसको gy बोल दिया, x बराबर समथिंग y में आएगा। अब मेरे को क्या करना है, स्टेप 2 में क्या करना है, उसको मैंने gy बोल दिया। ठीक, देखिए एक चीज समझिए, बहुत सारे लोग क्या होता है कि यहां जैसे मैंने g लिख दिया या मैंने h लिख दिया तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, g क्या है, वो फंक्शन ही है। ये x बराबर gy अगर लिखा तो इसका मतलब क्या है कि यहां पे कुछ y में लिखा हुआ है। मैं hy कर सकता हूं, my कर सकता हूं, ky कर सकता हूं, ये वेरिएबल इसका कोई रोल नहीं है। ये एक मतलब, इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन है, ये y में कुछ भी लिखा हुआ है, y में कोई रिलेशन है और वो रिलेशन क्या है, फंक्शन है। ठीक, समझिए x बराबर gy। तो स्टेप 2 कहता है अब मेरे को क्या करना है, रेंज ऑफ fx जो होगा वो क्या हो जाएगा, डोमेन ऑफ gy, डोमेन ऑफ gy, gy का डोमेन फाइंड करिए, वही क्या हो जाएगा, जो फंक्शन का मेन फंक्शन हमारा है, मेन फंक्शन का रेंज होगा, जो f का रेंज होगा वो क्या हो जाएगा, gy का डोमेन हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे हम इस मेथड में, हमने क्या बताया, क्योंकि डोमेन निकालना एक आसान टास्क होता है एज कंपेयर टू रेंज। तो हमने रेंज निकालने के लिए मैंने क्या किया, डोमेन का सहारा लिया, x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड किया, जो x की वैल्यू y के टर्म में आई तो जो y में रिलेशन आया, y में फंक्शन आया, उसका मैंने डोमेन फाइंड किया और वही डोमेन क्या हो जाएगा, फंक्शन का रेंज हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, ये मेथड बहुत बेसिक मेथड है। एग्जांपल देखिए, एग्जांपल 1 में लेता हूं, हमने ले लिया y बराबर 2x + 3। कोशिश देखिए, एक बात याद रखिए हमेशा, तो ये तो चलो बहुत बेसिक चीजें हैं, लेकिन एक हैबिट डेवलप करिए कि डोमेन फाइंड करने से पहले, रेंज फाइंड करने से पहले डोमेन के बारे में एक बार जरूर सोच लें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी मशीन के इनपुट में आप चेंज करते हो तो उसका आउटपुट अपने आप बदल जाता है। इनपुट में चेंज करने से आउटपुट बदलता है, या बोल सकते हो आउटपुट इनपुट पर डिपेंडेंट होता है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर किसी फंक्शन के हम डोमेन को बदल दें तो उसका रेंज अपने आप बदल जाएगा। तो इसलिए रेंज फाइंड करने से पहले एक बार डोमेन के बारे में जरूर सोच लें। हो सकता है डोमेन छोटा कर दिया गया हो तो रेंज बदल जाएगा, जो नेचुरल उसका रेंज होगा हो सकता है वो चेंज हो जाए। तो इसलिए रेंज के बारे में जानने से पहले डोमेन जरूर जानें, ये आदत डेवलप करिए आप। ठीक है, तो हमारे पास ये लिखा 2x + 3, आपको पता है इसका डोमेन क्या होगा, r होगा पूरा, क्योंकि इसमें कुछ भी रखो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब डोमेन में आप कंफर्टेबल हो चुके हो तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, डोमेन उसका हो जाएगा इसका r, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमने क्या किया, मेरे को इसका रेंज फाइंड करना था। क्या फाइंड करना था, रेंज फाइंड करना था। तो हमने क्या किया, x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड किया। तो जब यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे y के टर्म में तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y - 3/2। ये वैल्यू किसकी आ गई, x की वैल्यू y के टर्म में आ गई। ये जो y में आया था इसी को मैंने क्या बोला था, gy बोला था। अब हम क्या फाइंड करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे, डोमेन ऑफ gy, डोमेन ऑफ gy। इसका डोमेन क्या होगा, इसमें कुछ भी रखो कोई दिक्कत ही नहीं आ रही, इसमें कुछ भी रखो आप 1 2 3 4 5, इसको किसी भी प्रॉब्लम नहीं है, किसी पॉइंट पे भी दिक्कत नहीं है। तो डोमेन ऑफ gy क्या हो जाएगा, r हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। इसका रेंज कितना आ जाएगा, r आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। अगला एग्जाम्पल देखिए, हमने क्या ले लिया, y बराबर हमने ले लिया x² ले लिया। ध्यान से देखिएगा, y बराबर क्या लिया, x² लिया। आपको पता है इसका डोमेन क्या है, इसमें कुछ भी रखो आप, r आएगा। अब हमने क्या किया, x की वैल्यू को y के टर्म में फाइंड किया, x² बराबर y, तो x बराबर कितना हो जाएगा, ±√y। और इसी को हमने क्या बोला, ये जो हमारे पास आया है फंक्शन, इसी को मैंने क्या बोला था, gy बोला था। ध्यान से समझिएगा, इसी को मैंने बोला था gy। अब gy का डोमेन क्या होगा, आपको पता है, इसका डोमेन अगर निकालेंगे हम तो ये फंक्शन कब डिफाइंड होगा, जब y क्या है, 0 0 से बड़ा होना चाहिए। ध्यान समझिएगा, y क्या है, 0 0 से बड़ा होना चाहिए। तो y 0 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ये कंडीशन लग गई हमारे पास। तो मतलब y क्या आ गया, y बिलोंग्स टू 0 से
इन्फिनिटी। तो ये बोल सकते हो y ही तो रेंज होता है, रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ गया, 0 से इन्फिनिटी आ गया। तरीका समझ आया नहीं है? ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिखा तो वाई बराबर एक्स स्क्वायर लिखा था, इसका डोमेन तो आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसमें कुछ भी रखो, कोई पॉइंट रखो, इसको दिक्कत नहीं आ रही है। तो एक्स स्क्वायर बराबर वाई, हमने एक्स स्क्वायर बराबर वाई लिखा, फिर एक्स की वैल्यू जब निकाली तो प्लस माइनस रूट वाई आया नहीं आया? अब मेरे को इसका डोमेन फाइंड करना है। इसका डोमेन फाइंड कैसे होगा? वाई क्या होना चाहिए, रूट के अंदर आ गया, रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर लिखी हो तो क्या होता है, रूट वाली क्वांटिटी 0 0 से बड़ी होनी चाहिए, तो वाई क्या होगा, 0 0 से बड़ा होगा। यही हमारे पास क्या कंडीशन निकल के आ गई। तो वाई क्या होना चाहिए, 0 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब वाई 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए, क्लोज इंटरवल 0 टू इन्फिनिटी होना चाहिए। तो वाई का रेंज कितना आ गया, मतलब फंक्शन का रेंज कितना आ गया, 0 से इन्फिनिटी आया। अभी देखिए और हम क्वेश्चंस करते हैं इस पे बेस्ड, ठीक है। इन क्वेश्चंस को बहुत ढंग से नोट करते चलिए। आपको कंटेंट बहुत प्रिसाइज दिया जा रहा है और बहुत इफेक्टिव कंटेंट है, ठीक है। इस कंटेंट को पढ़ के आप जेईई मेंस ऐसा एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो, ये बात याद रखें। जेईई मेंस हो गया, एनडीए हो गया। एनडीए में तो कोई दम ही नहीं है, एनडीए वाले एग्जाम में कोई दम नहीं, एनडीए के मैथ्स में कोई दम नहीं है। अगर आप इस टाइप की पढ़ाई करते हो तो एनडीए में कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आप कर ना पाओ। बस क्या है कि हमारे दिमाग में एक फोबिया बैठाया गया है, उस फोबिया से हमें बाहर निकलना है, ठीक है। और वैसे भी आप इस कंटेंट को पढ़ के जेईई मेंस में भी अच्छा परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अभी देखिए आगे, अगला एग्जांपल हम लेते हैं, y बराबर एक्स क्यूब ले लिया मैंने। तो आपको पता है मेरे को इसका क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। तो सिंपल सी बात है, जब इसका रेंज फाइंड करना है मेरे को, तो हमने सोल्यूशन किया इसका। आप ये बताइए इसका डोमेन कितना आएगा, इसका डोमेन आएगा और इसमें कुछ भी रखो, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर हमने क्या किया, एक्स की वैल्यू वाई के टर्म में फाइंड करी, एक्स क्यूब बराबर वाई, एक्स बराबर कितना आ जाएगा, वाई की पावर 1/3 आएगा नहीं आएगा। अब मेरे को इसका डोमेन चाहिए। अब देखो मैंने आपको बताया था, याद करिए, 1/ऑड। अगर कभी भी, क्योंकि यहाँ पे y कुछ भी हो, क्योंकि ये पावर क्या है, ये कौन सा रूट है, ये ऑड रूट है। ये कौन सा है, ऑड रूट है। 1/इवन अगर रूट होता तो हमेशा क्या होता, जैसे 1/2, 1/4, 1/6। तो उस केस में मैंने आपको बताया था, याद करिए, कि अगर कभी भी आपके पास फंक्शन इस टाइप से लिखा है fx की पावर 1/इवन 2n, तो उस केस में fx क्या होना चाहिए, 0 0 से बड़ा, क्योंकि ये इवन रूट है, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी आपके पास ये लिखा है fx की पावर 1/ऑड 2n + 1, तो उस केस में जो fx होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। तो यहाँ पे ये लिखा है y की पावर 1/3, y यहाँ कुछ भी हो सकता है, तो यहाँ y क्या बिलोंग करेगा, y बिलोंग्स टू r। तो मतलब रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? अगला देखिए, ये जैसे मान लो मैंने आपसे कह दिया एक फंक्शन है हमारे पास y बराबर एक्स की पावर 1/7, इसका डोमेन बताओ। तो ये क्या है, 1/ऑड है, तो ऑड है तो कोई दिक्कत ही नहीं, क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर भी रख सकते हैं। तो इसका जो डोमेन हो जाएगा, x हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा, रियल नंबर हो जाएगा। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराएंगे। y बराबर हमारे पास क्या लिखा है, x + 1/2x - 3। मेरे को क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। इसका क्या फाइंड करना है, रेंज फाइंड करना है। इसका रेंज फाइंड करना है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब देखिए आगे, देखिए इस फंक्शन का मेरे को रेंज फाइंड करना है। रेंज क्या आएगा ये देखना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, तो बेसिकली इस फंक्शन का रेंज फाइंड करने से पहले मैं डोमेन फाइंड कर लेता हूं। तो आपको पता होना चाहिए 2x - 3 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो x क्या नहीं होना चाहिए, x 3/2 नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, x 3/2 नहीं होना चाहिए। तो मतलब डोमेन ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा, डोमेन ऑफ फंक्शन आ जाएगा रियल नंबर -3/2। अब देखिए रेंज के लिए मैंने क्या बताया था, रेंज के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करेंगे। तो जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, y × 2x - 3 = x + 1। इसको मल्टीप्लाई कर दिए, कितना हो जाएगा, x + 1। इस x को इधर ले आएंगे तो x कॉमन लेने कितना आ जाएगा, 2y - 1 बराबर 3y + 1। तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, 3y + 1 आएगा नहीं आएगा, बताइए। ये हमारे पास क्या आ गया, gy आ गया। क्या आया, gy आया, ठीक। अब हमने क्या किया, इसका रेंज फाइंड किया।
अब इसका रेंज फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका डोमेन फाइंड करेंगे। जब इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो बेसिकली ये फंक्शन कब डिफाइन होगा, 2i - 1 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करते हैं, फिर यहाँ पे जो आता है, जो फंक्शन आता है उसका डोमेन फाइंड करते हैं। इसका डोमेन क्या होगा, ये डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, 2i - 1 0 नहीं होना चाहिए। y क्या नहीं होना चाहिए, y 1/2 नहीं होना चाहिए। y 1/2 नहीं होना चाहिए तो रेंज का मतलब क्या होता है, जो होना चाहिए। y की उन वैल्यूज़ को रेंज कहते हैं जो होनी चाहिए। तो y क्या हो सकता है, y हो जाएगा रियल नंबर माइनस 1/2। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा रियल माइनस 1/2। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है y बराबर 2x + 7/5 - x। मेरे को क्या करना है, इसका रेंज फाइंड करना है। देखिए सोल्यूशन, तो डोमेन आप फाइंड कर लोगे, x 5 नहीं होना चाहिए। डोमेन क्या हो जाएगा इसका, डोमेन हो जाएगा रियल नंबर माइनस 5। x 5 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ हो सकता है। तो रेंज के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, y इंटू कैंची गुणा करेंगे, इसको इससे बराबर और 2x + 7। इसके नीचे 1 है, y/1 लिखा है, ये क्या लिखा, y/1, तो 1 इधर चला जाएगा, ये इधर, तो मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 5y - xy बराबर 2x + 7। ठीक, तो इसको हम इधर ले आएंगे, ये हो जाएगा 5y - 7 और ये x कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 + y। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5y - 7 और ये हो जाएगा y + 2। ठीक हो जाएगा। तो यहाँ से क्या, ये gy आ गया। अब बताइए y क्या नहीं है, इसका जब डोमेन हम निकालेंगे, इस वाले फंक्शन का डोमेन निकालेंगे तो y क्या नहीं होना चाहिए, y + 2 क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। y क्या नहीं होना चाहिए, y - 2 नहीं होना चाहिए। तो y क्या होना चाहिए, r में से -2 घटा देंगे तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा, r - -2। ये हमारे पास आंसर हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए मेन फंडा क्या है। अगर कभी भी आपके पास, मैं आपको एक ऐसा बोल सकते हैं डायरेक्ट रिजल्ट मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैथमेटिक्स में एक तरीका होता है, ट्रिक, लोग कहते हैं ट्रिक है। ट्रिक देखिए क्या होती है, ट्रिक कहीं आसमान से नहीं आती है। ट्रिक समझने के लिए आपको फंडामेंटल समझना पड़ता है। तो टीचर क्या करता है, ट्रिक में 4 5 6 स्टेप हाइड कर लिए जाते हैं हमसे, उसको हम ट्रिक का नाम देते हैं। जैसे आपने जादू देखा होगा, तो जादू क्या होता है, हाथों की सफाई होती है। ठीक, नज़रों का खेल होता है, बहुत सारी चीज़ें हमसे जादू में छुपाई जाती हैं। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में होता है ट्रिक। ट्रिक में क्या है कि कुछ चीज़ें शॉर्टकट के लिए की जाती हैं, 4 5 6 स्टेप छुपा लिया और फिर उसको ट्रिक बोल दिया। तो ट्रिक जानने से पहले आप फंडामेंटल पे काम करिए। फंडामेंटल्स अगर आपके स्ट्रांग हैं तो ट्रिक आप अपने आप सीख जाओगे। ठीक, तो बेसिकली मैंने आपको फंडामेंटल वाला मेथड बताया। अब देखिए, अब हम बात करते हैं शॉर्टकट मेथड की, दैट इज कॉल्ड ट्रिक। ट्रिक का फंडामेंटल क्या है, यही है जो मैंने बताया, ये बेसिक है, इसी का यूज करके ये ट्रिक आएगी। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी अगर फंक्शन आपके पास ax + b/cx + d टाइप का है, मैंने बताया आपको, क्योंकि डोमेन में इसके कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन के लिए डिनोमिनेटर 0 कर दो और निकाल दो, x - dyc नहीं होना चाहिए, x r - dyc होना चाहिए। ये फंक्शन लिखा, डोमेन में कोई दिक्कत नहीं, डोमेन के लिए क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। हम रेंज की बात कर रहे हैं। अगर इस टाइप का कोई फंक्शन लिखा है तो इसका जो रेंज होगा, रेंज ऑफ फंक्शन क्या आ जाएगा, रियल नंबर माइनस, रियल नंबर में से आपको क्या घटाना है, a/c घटाना है। ये इसका रेंज हो जाएगा और ये आपको पता होना चाहिए। a क्या होता है, ऊपर से x का कोएफिशिएंट साइन के साथ, और c क्या होता है, नीचे से x का कोएफिशिएंट साइन के साथ, a/c। तो जैसे मान लो एग्जाम्पल हमने ले लिया, देखो इसका रेंज कितना आना चाहिए, y बिलोंग्स टू, या रेंज इसका कितना आना चाहिए, r - 2/-1। देखो इसका रेंज कितना आना चाहिए, इसका रेंज आना चाहिए r - ऊपर से x का कोएफिशिएंट कितना है, 2 है, नीचे से x का कोएफिशिएंट कितना, -1 है, तो r - -2। देखो आ रहा नहीं आ रहा है। तो वैसे ही कोई भी एग्जाम्पल अगर आपके पास इस टाइप का हो, 8x + 9/5x + 1, तो रेंज ऑफ फंक्शन इसका कितना हो जाएगा, r - 8/5। अगला देखिए, एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, x - 1/, ठीक है, 7 - x। तो रेंज कितना हो जाएगा इसका, रेंज ऑफ फंक्शन बिलोंग्स टू r - x का कोएफिशिएंट कितना है, ऊपर से 1, नीचे से कितना है, -1, तो r - -1 हो जाएगा। मैंने ये ले लिया,
2x अपॉन रेंज ऑफ फंक्शन कितना हो जाएगा, r माइनस एक्स का कोएफिशिएंट 2 है, नीचे से x का कोएफिशिएंट कितना r माइनस 2/7। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तरीका आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा, ये एक शॉर्टकट मेथड है, लेकिन इसका बेसिक मेथड क्या है, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करो, ये इसका बेसिक मेथड है। लेकिन क्या है कि ये फंक्शन कुछ स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करता है, इसीलिए हमने डायरेक्टली लिख दिया कि अगर इस टाइप का फंक्शन है तो इस टाइप के फंक्शन का रेंज आप डायरेक्टली बता सकते हो। बात समझ में आई नहीं आई, आगे देखिए। अब इसे इरेज कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चन और लेते हैं, ठीक है। ये तो हमारे पास लीनियर अपॉन लीनियर था, रैखिक अपॉन रैखिक था। अब हम बात करते हैं, अगर कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आपके पास लिखा है तो उसका रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का रेंज हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए, क्वाड्रेटिक का फाइंड करने से पहले सबसे पहले चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, ग्राफ। अगर आप क्वाड्रेटिक का ग्राफ जानते हो तो कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी कि क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता, तो आप ग्राफ ड्रॉ कर लो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन ग्राफ आप नहीं जानते हो तो बिना ग्राफ के इस मेथड का यूज़ करके कर सकते हो, ठीक है। तो पहले हम बेसिक मेथड लगाते हैं, ये वाला मेथड, फिर उसके बाद मैं आपको ग्राफ से बताऊंगा, ग्राफ में आपको बताऊंगा क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है, ठीक है। क्योंकि ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम टू टाइम ग्राफ में आपको बताता चलूंगा, क्योंकि बिना ग्राफ के आप मैथ्स में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, ठीक। अभी देखिए कि जैसे मान लो, सपोज करो हमारे पास एक एग्जांपल है, y बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है। मेरे को क्या करना है, इसका रेंज फाइंड करना है, ठीक। आपको सारे मेथड आने चाहिए। अगर आप कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक मेथड याद करके बैठे हो तो आप स्टक हो जाओगे। तो इसलिए क्या, आपको सारे मेथड आने चाहिए, ग्राफ वाला मेथड भी आना चाहिए, बेसिक मेथड भी आना चाहिए, अगर कोई और मेथड है वो भी आना चाहिए। तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक लिखा है, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हमारे पास लिखा है, क्वाड्रेटिक फंक्शन, इसको क्वाड्रेटिक फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये द्विघात फलन है, द्विघातीय फलन है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फंक्शन है। अभी पावर 3 होती तो क्या, क्यूबिक फंक्शन हो जाता, मतलब ये पॉलिनोमियल फंक्शन इसको बोलते हैं, ठीक। तो ये हमारे पास लिखा है, इसका मेरे को रेंज चाहिए, तो सेम फंडा, क्या फंडा, x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करो। अब x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड करना कैसे फाइंड करेंगे, ये एक चैलेंजिंग पोर्शन होता है, यही एक चैलेंजिंग पोर्शन होता है कि अगर आपने x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कर ली तो आपका क्वेश्चन हो गया। अब x की वैल्यू y के टर्म में फाइंड कैसे करेंगे, इसमें समझना है, ध्यान से देखिए। तो आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिखा है, इस y को इधर लाना है, 6 माइनस 5। अब ये y जो है कांस्टेंट के साथ ऐड हो गया, y को इधर ले आए। अब हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक किसमें, x में क्वाड्रेटिक है, ये जो द्विघात लिखी है ये किसमें लिखी है, x में द्विघात है। तो हम क्या करेंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे, श्रीधराचार्य लगाएंगे। तो श्रीधराचार्य क्या होता है, अगर मैं तुलना करूं इसकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, अगर इसकी तुलना मैं कर दूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना कर दूं, तो a कितना है, 1 है, b कितना है बताइए, -5 है, x का कोएफिशिएंट, और c कितना है, बहुत सारे लोग c कहेंगे 6 है, नो, c हमारे पास है 6 - 5। तो श्रीधराचार्य क्या कहता है, श्रीधराचार्य कहता है, श्रीधराचार्य के अकॉर्डिंग -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखो x की वैल्यू y के टर्म में आ रही है, -b करेंगे तो कितना आएगा, b -5 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर कितना, -5 का स्क्वायर करेंगे 25 -4, a कितना है 1 है, और c कितना है 6 - 5 है, अपॉन 2a, a 1 है, ये हमारे पास आया। ध्यान से समझिए। अब देखिए क्या किया हमने, x बराबर ये हो गया 25 प्लस माइनस, और यहाँ कितना हो गया, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस 4 6 24, और माइनस माइनस प्लस 4y अपॉन 2a। तो x बराबर कितना हो गया, 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 24, 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा, 1 प्लस 4y अपॉन 2। ध्यान से समझिए, इसका डोमेन क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल हो उसका डोमेन क्या होता है, रियल नंबर। किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन क्या होता है, रियल नंबर, क्योंकि उसमें कोई भी पॉइंट रखो कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं मिलता जिसपे फंक्शन को प्रॉब्लम हो। तो प्रत्येक पॉलिनोमियल का जो डोमेन होता है, प्रांत होता है, वो क्या होता है, रियल नंबर होता है, ठीक। आ गया। अब देखिए ध्यान से समझिए, ये हमारे पास आया, तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू हमने y के टर्म में फाइंड करी, ये क्या आ गया, ये gy आ गया। वही मेथड है कि नहीं है जो मैंने आपको बताया था, x की वैल्यू y के टर्म में हमने फाइंड करी, gy आ गया।
अब क्या है, इसका डोमेन अगर हम फाइंड करेंगे, क्योंकि देखो x यहाँ पे क्या है, रियल है, x अगर रियल है तो लेफ्ट हैंड साइड अगर रियल है तो ये भी रियल होना चाहिए, सिंपल सा फंडा है। तो यहाँ पे क्या आ गया, इसका डोमेन जब फाइंड करेंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है, इस फंक्शन को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस इसको प्रॉब्लम कहाँ होगी, जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी निगेटिव हो जाएगी। तो ये पूरी तरीके से डिफाइन कब होगा, जब क्या होगा, 1 + 4y क्या होना चाहिए, 0 या 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 1 + 4y 0 से बड़ा होगा, तो यहाँ से y क्या आएगा, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1/4। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y बिलोंग्स टू -1/4 से इन्फिनिटी, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा और यही रेंज हो जाएगा। तरीका समझ आया नहीं है? कभी भी कोई क्वाड्रेटिक आपके पास लिखी है तो आपको क्या करना है, आपको ये प्रोसेस लगाना है, क्वाड्रेटिक है कुछ भी हो, ये प्रोसेस लगाना है और उसके बाद d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 करना है। ठीक, तरीका समझ आया नहीं? क्योंकि रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला एग्जाम्पल हमारे पास है y बराबर x² + x + 1। क्या करेंगे, y को उधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा x² + x + 1 - y। श्रीधराचार्य लगाएंगे, x की वैल्यू निकल आएगी यहाँ से, x बराबर कितना हो जाएगा, -b + -b² मतलब 1 - 4a, और c कितना हमारे पास है, 1 - y है, c हमारे पास 1 - y है अपॉन 2a। आया नहीं है? तो यहाँ से x कितना आ गया, -1 ± इसका स्क्वायर रूट होगा, कितना आ जाएगा, 1 - 4 और प्लस 4y अपॉन 2, -4 + 4y। आया नहीं है? अब ध्यान से देखिए, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, आप लोग ढंग से नोट्स बनाइए, ये सब बहुत ज़बरदस्त है, ये सब बोर्ड और लेवल पे आपको इतना डीप में नहीं पढ़ाया जाएगा, ये बात याद रखिए। हर जगह सब चल रहा है शॉर्टकट, ये बात याद रखिए। इतना गहराई में, इतना स्टेप बाय स्टेप आप पाओगे नहीं कहीं, ये बात याद रखिए। ये लिखा है हमारे पास, तो फिर इसके बाद क्या है, यहाँ से हमारे पास आ गया x बराबर -1 प्लस माइनस, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4y - 3, 1 - 4 3 हो जाएगा अपॉन 2a। तो यहाँ से क्या होना चाहिए, 4y, ये gy आ गया, और इसका डोमेन हम फाइंड करेंगे, ये फंक्शन gy इसको बोल दिया मैंने, इसका डोमेन फाइंड करेंगे तो रूट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो रूट क्या होना चाहिए, रूट के अंदर वाली क्वांटिटी 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो y क्या होना चाहिए, y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/4। तो मतलब रेंज ऑफ फंक्शन बोल सकता हूँ या y बोल सकता हूँ, बात एक ही है, 3/4 से इन्फिनिटी होना चाहिए। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, घर के लिए देता हूँ, ये आपका SW है, इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस मुझे भेजना है टेलीग्राम ग्रुप पे। ठीक है, मैंने इसके पहले भी कुछ क्वेश्चन दिए थे, आप लोगों ने सॉल्व करके भेजा नहीं, सॉल्व करिए, फ़ोटो क्लिक करिए और ग्रुप पे भेजिए। ठीक है, मैं एक बार चेक करूँगा आपका मेथड सही है नहीं सही है। थोड़ा बहुत एफर्ट करिए आप लोगों का एफर्ट बहुत मायने रखता है। ठीक है, करेक्ट। तो SW ये है आपके पास, मैंने एक फंक्शन ले लिया, y बराबर -x² - x + 1, इसका रेंज फाइंड करना मेरे को बताना है। ठीक, और अगला क्वेश्चन हमारे पास है y बराबर 2x² - x, ये लिखा। ठीक, इसका रेंज फाइंड करना है हमारे पास, दो है हमारे पास फंक्शन, और इसका रेंज फाइंड करिए, फाइंड करके ग्रुप पे पोस्ट करिए, ग्रुप पे भेजिए हमें। ठीक, तो ये क्वाड्रेटिक फंक्शन के बारे में है। लेकिन मान लो सपोज करो आप इसका ग्राफ जानते हो, अगर इस क्वाड्रेटिक ये क्वेश्चन लिखा है, जैसे मान लो आप इसका ग्राफ जानते हो, अगर आप इसका ग्राफ जानते हो तो कोई दिक्कत ही नहीं होगी, आप सीधे ग्राफ ड्रॉ करो और ड्रॉ करने के बाद सीधे उसका आंसर निकलो आप। ठीक है, तो ग्राफ एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मैथमेटिक्स में, ग्राफ हमारी अंडरस्टैंडिंग को और क्लियर करता है। ठीक है, तो अभी मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब बेसिकली हम डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटजी है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसे बनता है। ठीक, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया डिफरेंशियबिलिटी में, जब आप डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे तो आपको फंक्शन लिख के दे देगा मॉड ऑफ x² - 5x + 6, ये लिख के दे देगा, और आपसे कहेगा बताइए ये फंक्शन किन पॉइंट पे डिफरेंशियबल नहीं है, ऐसे कितने पॉइंट होंगे जिस पे फंक्शन डिफरेंशियबल नहीं है। तो अगर आपको ग्राफ पता है तो ये 0 लेवल का क्वेश्चन है, सीधे सीधे दिख रहा है 2 पॉइंट, और आप 3 सेकंड के अंदर करके चले आओगे क्वेश्चन को।
तरीका समझ आया नहीं है? तो कहने का मतलब है ग्राफ बहुत सारा टाइम हमारा सेव करता है। अब हम ये समझेंगे ग्राफ बनता कैसे है, ठीक है। तो बात करेंगे ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक फंक्शन, बात एक ही है। पॉलिनोमियल, ठीक, द्विघात, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, द्विघात बहुपद का या द्विघात फलन का ग्राफ। इसका ग्राफ कैसे बनता है ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक। तो सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ले लिया ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें a, b, c जो तीन कांस्टेंट हैं, ये तीन नंबर हैं, ये रियल नंबर है, ये रियल हो सकते हैं, रियल होंगे ही होंगे, हो सकते नहीं होंगे, ठीक। अब समझिए, और a कभी क्या नहीं हो सकता, a कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है, अगर ये ज़ीरो हो जाएगा तो ये लीनियर हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें ये कंडीशन होती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब आपने सीखा होगा कि अगर कभी भी x और y वेरिएबल, कोई भी रिलेशन हमारे पास लिखा है उसमें x और y दो वेरिएबल आ रहे हैं, x और y, तो उसमें से अगर x और y में से दो वेरिएबल आ रहे हैं, उसमें से कोई एक वेरिएबल की डिग्री 2 है और एक की लीनियर है, मतलब x की 2 या y की लीनियर या y की 2 या x की लीनियर, अगर ऐसा है तो वो रिलेशन किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि पैराबोला आपने चार तरीके का पढ़ा, एक में डिग्री y की 2 थी, एक में डिग्री x की 2 थी। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? तो कहने का मतलब ये है कि अगर x y में से एक की डिग्री 2 है और एक की डिग्री क्या है, 1 है, तो वो रिलेशन हमेशा किसको रिप्रेजेंट करेगा, पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। तो बोल सकता हूं कि अगर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूंगा इस पैराबोला को, ये हमारे पास क्या है यहाँ पे देखो, x की डिग्री 2 है, डिग्री ऑफ x क्या है यहाँ पे, डिग्री ऑफ x क्या है, 2 है, और डिग्री ऑफ y क्या है, डिग्री ऑफ y क्या है, 1 है। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा पैराबोला को, परवलय को। इसका ग्राफ बनेगा परवलय जैसा। अब कौन सा परवलय बनेगा, हमने तो चार परवलय पढ़े थे, एक परवलय हमने ये पढ़ा था, एक परवलय हमने ये पढ़ा था, एक परवलय हमने ये पढ़ा था, पॉजिटिव एक्स में खुलता था, एक परवलय हमने ये पढ़ा था। इसकी इक्वेशन क्या आप याद करिए, इसकी इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay, इसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay, इसकी इक्वेशन क्या थी, वाई स्क्वायर बराबर 4ax, और इसकी इक्वेशन थी हमारे पास वाई स्क्वायर बराबर -4ax। तो देखिए एक्स स्क्वायर बराबर, अगर x की डिग्री 2 और y की डिग्री 1 है, x की डिग्री 2 और y की डिग्री 1 अगर है, तो वो पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? वो पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। जब आप इसको रिड्यूस करोगे, जब इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में सेट करोगे आप, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें या इसमें, इन दोनों में से कोई एक में फिट हो जाएगा। ध्यान से समझिए, x की डिग्री 2 और y की डिग्री जब 1 होती है, तो वो पैराबोला या तो अपवर्ड खुलता है या डाउनवर्ड खुलता है। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को आप अगर ट्रांसफॉर्म करोगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करोगे, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में सेट हो जाएगा। तो इसीलिए प्रत्येक क्वाड्रेटिक फंक्शन को या प्रत्येक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक पैराबोला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है, और वो पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। मैंने क्या बोला, वो पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, लेफ्ट राइट कभी नहीं खुलेगा। लेफ्ट राइट कब खुलता है पैराबोला, जब y की डिग्री 2 होती है, लेकिन यहां पे y की डिग्री तो 1 है, तो ये पैराबोला हमेशा अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। ये चीज दिमाग में फीड करिए। प्रत्येक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को एक पैराबोला के द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकता है। वो पैराबोला या तो अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। ये चीज आप समझिए। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये किसके साइन पे डिपेंड करता है। ध्यान से देखिए, समझिए, ये जो लिखा मैंने, अब देखिए हमारे पास क्या लिखा है, y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ध्यान से देखिए, मैं आपको पूरा बहुत बेसिक से बताऊंगा, ठीक, लेकिन फाइनल में आपको क्या है, कुछ स्टेप याद रखने हैं, उससे आपका हो जाएगा। डायरेक्टली आप बना सकते हो, लेकिन मैं आप पूरा एक्सप्लोर करके बताऊंगा। तो हमारे पास ये लिखा है। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, वर्टेक्स फाइंड करने के लिए, सारी चीजें फाइंड करने के लिए, ठीक। तो जब हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट किया,
तो परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? परफेक्ट स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं पूर्ण वर्ग। तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट मैंने 1 करने के लिए मैंने ए को कॉमन ले लिया। कितना आ गया? एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई। ठीक, अब मैंने क्या किया, इसका पूर्ण वर्ग बनाया, तो इसको मैंने 2ab के फॉर्म में ब्रेक किया। किस फॉर्म में ब्रेक किया? 2ab के फॉर्म में। ए स्क्वायर हो गया और फॉर्मूले में क्या आता है? 2, ए कितना है? x है, 2 से, और b कितना हो जाएगा यहाँ पे? b बाई 2a। हमने 2 से देखो मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया। 2ab इस मैंने क्या किया? 2ab में इसको ब्रेक करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया, तो ये b क्या बन जाएगा? b/2a हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, देखो यही आएगा। तो 2ab ये हमारे पास क्या आ गया? b आ गया। और क्या होता है फॉर्मूले में? आप याद करिए, अगर फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये जो b होता है इसका स्क्वायर होता नहीं होता यहाँ पे, तो b आया तो इसका स्क्वायर होना चाहिए। तो मैंने क्या किया? b/2a का स्क्वायर जोड़ दिया। तो अपनी मर्जी से आपने जोड़ा है, तो b/2a का स्क्वायर आपको क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। और प्लस क्या है? c बाई ए। तो यहां से लेकर यहां तक क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, x प्लस b/2a का होल ऑफ स्क्वायर, और ये बन जाएगा, इस c बाई ए को मैं पहले लिख रहा हूं, प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर। बना कि नहीं बना? अब मैंने क्या कर दिया? इस a को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस a को मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, तो कितना हो जाएगा? x, a को अंदर मल्टीप्लाई किया तो हो जाएगा c माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ये a कैंसिल हो जाएगा। ठीक, a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा एलसीएम जब इन दोनों का लोगे तो 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a। ठीक, करेक्ट। आपको पता होना चाहिए जो d होता है हमारे पास, डिस्क्रिमिनेंट, विवितकर, विवितकर को कैसे लिखते हैं? विवितकर बराबर क्या होता है? d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये होता है, इसको d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, विवितकर बोलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिए। तो ये हमारे पास कितना आ गया? ये हो जाएगा a x प्लस बी बाई 2a का होल स्क्वायर। इसमें से देखो ध्यान से, ये क्या लिखा है? इसको अगर ध्यान से देखा जाए, माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो ये हो जाएगा, ये वाला माइनस बाहर निकाल दिया, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। ठीक, तो ये हो गया हमारे पास y बराबर a, और ये क्या लिखा है? d लिखा है, देखो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इसको मैं इधर ले गया, तो ये हो गया y प्लस d अपॉन 4a, और ये हो जाएगा a x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूं, आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, अभी देखिए, आगे देखिए, जल्दी देखिए। तो हमारे पास आ गया, अब ध्यान से देखो, हमारे पास इक्वेशन ही आ गई, इक्वेशन आ गई x प्लस बी अपॉन 2a का होल ऑफ स्क्वायर, और इस a को मैं इधर ले जाता हूं, 1 अपॉन a और y प्लस डी अपॉन 4a। ठीक, तो इसको मैंने, इस पूरे टर्म को मैंने मान लिया कैपिटल X, और इस पूरे को मान लिया मैंने कैपिटल Y। तो देखो ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया? एक्स स्क्वायर बराबर, आपको पता होना चाहिए एक्स स्क्वायर बराबर वाई, एक्स में 2 डिग्री है और वाई में 1 डिग्री है, तो ये पैराबोला अपवर्ड खुलता है या डाउनवर्ड खुलता है? ठीक, करेक्ट, ये पैराबोला किधर खुलेगा? ये पैराबोला अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा। ठीक, अब ध्यान से समझिए, अब ये अपवर्ड खुलेगा या डाउनवर्ड खुलेगा, ये डिपेंड किस पे करेगा? अगर प्लस वाई है तो अपवर्ड खुलेगा, अगर माइनस वाई है तो डाउनवर्ड खुलेगा। तो अगर ए का साइन पॉजिटिव है तो प्लस वाई आएगा, तो ये अपवर्ड खुलेगा, ए का साइन अगर नेगेटिव है तो डाउनवर्ड खुलेगा। तो यहां से एक बात समझ में आई कि अगर ए पॉजिटिव है तो पैराबोला क्या खुलेगा? अपवर्ड खुलेगा,
अगर a क्या है नेगेटिव, क्योंकि a अगर नेगेटिव हो जाएगा तो y नेगेटिव हो जाएगा, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू -4y, -4ay बोल सकते हो। तो अगर x स्क्वायर बराबर -y होता है तो वो डाउनवर्ड खुलता है, x स्क्वायर बराबर अगर +y होता है तो वो अपवर्ड खुलता है। तो ये अगर x स्क्वायर ये नेगेटिव रहेगा तो -y आ जाएगा तो डाउनवर्ड खुलेगा, पॉजिटिव रहेगा तो +y आएगा अपवर्ड खुलेगा। तो नेगेटिव y रहेगा तो क्या खुलेगा, डाउनवर्ड खुलेगा। इतनी बात समझ आ रही नहीं आ रही? एक बात तो हमें पता चल गई। फिर दूसरी चीज, पैराबोला के लिए आपको पता होना चाहिए, अगर ये पैराबोला अपवर्ड हो चाहे पैराबोला डाउनवर्ड हो, ये क्या है, ये पैराबोला का वर्टेक्स होता है। ये जो टर्निंग पॉइंट है ये वर्टेक्स होता है, इसको बोलते हैं परवलय का शीर्ष। परवलय के शीर्ष जो होता है आपको पता होना चाहिए, परवलय का शीर्ष पैराबोला अपवर्ड खुलता है या डाउनवर्ड खुलता है। तो इस पॉइंट पे परवलय का शीर्ष, ये स्टैंडर्ड पैराबोला हमने स्टैंडर्ड में कन्वर्ट किया। कोई भी अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं लिखा है तो उसका वर्टेक्स फाइंड करने के लिए हम उसको पहले स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं, स्टैंडर्ड की टेक्निक लगाते हैं। तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला अगर है हमारे पास तो उसमें क्या होना चाहिए, वर्टेक्स पे एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। तो फॉर वर्टेक्स, फॉर शीर्ष के लिए हम क्या करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होगा। तो जब एक्स कोऑर्डिनेट को आप 0 करोगे तो एक्स तो हमने इसको माना है, एक्स तो इसको माना है, कैपिटल एक्स है कैपिटल वाई, ये स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, तो हमने एक्स तो पूरे टर्म को माना कैपिटल एक्स। तो जब इसको हम 0 करेंगे तो यहाँ से स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -b/2a, और स्मॉल वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -d/4a। तो यहाँ से एक बात निकल के आई कि जो परवलय होता है, परवलय का क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है, जब इसको हम ड्रॉ करते हैं तो उसका जो वर्टेक्स आएगा, जो पैराबोला बनेगा, -b/2a -d/4a, उसका क्या होता है, वर्टेक्स होता है। जो पैराबोला हम ड्रॉ करेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को लेके तो उसका जो वर्टेक्स आएगा वो क्या होगा, -b/2a -d/4a। बात समझ आई नहीं आई? उसके वर्टेक्स की कोऑर्डिनेट निकाल ली हमने। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड नहीं है, ये स्टैंडर्ड नहीं ना, तो इसका वर्टेक्स जो इसका शीर्ष होगा, जिसका वर्टेक्स होगा वो ओरिजिन पे नहीं होगा, क्योंकि स्टैंडर्ड पैराबोला अगर होता है तो उसका वर्टेक्स ओरिजिन पे होता है, लेकिन अगर पैराबोला स्टैंडर्ड नहीं है तो उसका वर्टेक्स क्या होगा, ओरिजिन पे नहीं होगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो हमने दो बातें पता लगा ली कि अगर ए पॉजिटिव होगा तो अपवर्ड, ए नेगेटिव होगा डाउनवर्ड, पहली बात। दूसरी बात, पैराबोला का वर्टेक्स ये होता है, और इतनी इंफॉर्मेशन क्या है, एनफ है पैराबोला को ड्रॉ करने के लिए। ठीक है, अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये मैंने आपको बताया कैसे आता है, क्यों आता है, ए पॉजिटिव है ए नेगेटिव क्यों होता है, मैंने आपको पूरा डिराइव करके बताया। ठीक है, अब मैं इसे इरेज करता हूं और फिर हम अब ड्रॉ करते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है कि अगर आपके पास कोई भी ax² + bx + c अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो सबसे पहला काम, स्टेप नंबर 1, ठीक, चेक द साइन ऑफ ए। चेक द साइन ऑफ ए। दो रास्ते रहेंगे हमारे पास। ए अगर पॉजिटिव होता है, ठीक, ए अगर पॉजिटिव पैराबोला अपवर्ड, अगर ए क्या है, पॉजिटिव है तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। ए अगर नेगेटिव है तो पैराबोला क्या होगा, डाउनवर्ड खुलेगा। ये बात आपको पता होनी चाहिए। फिर स्टेप नंबर 2 में हमें क्या करना है, फाइंड वर्टेक्स। फाइंड वर्टेक्स। वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट कितना होता है, -b/2a एंड -d/4a। फिर स्टेप नंबर 3 में क्या करना है मेरे को, ठीक, फाइंड द इंटरसेक्शन विथ वाई एक्सिस। क्या करना है, वाई एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ठीक है, बाय पुटिंग x = 0। ठीक है, क्या करना है, पुट करिए, पुट x = 0 करिए। तो x = 0 जब रखोगे इसमें आप तो y कितना आ जाएगा, c आ जाएगा। इतनी इंफॉर्मेशन पैराबोला ड्रॉ करने के लिए क्या होती है, एनफ होती है। अब जैसे मान लो हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, समझिए, आपको पता होना चाहिए पैराबोला अगर अपवर्ड खुलेगा तो ये अगर इसका वर्टेक्स है तो पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा। पैराबोला अगर डाउनवर्ड खुलेगा तो ये अगर इसका वर्टेक्स है तो पैराबोला नीचे की तरफ आएगा। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, y = x² - 5x + 6 हमने ले लिया, इसका मेरे को ड्रॉ करना है। तो आप सिंपल सी बात है, a कितना है बताइए, a 1 है,
1 है ना, तो पैराबोला क्या खुलेगा, पॉजिटिव है ये, तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, हमने आपको बता दिया। देखो ये सब चीज़ें बेसिक लेवल पे लिख रहा हूँ, लेकिन जब आप परफेक्ट हो जाएंगे तो लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं, आप ऐसे ही बना लोगे। तो पैराबोला अपवर्ड खुलेगा। तो अब देखो हम इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे। जब इसका वर्टेक्स फाइंड करेंगे तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, -b/2a। -b करेंगे तो कितना आएगा, 5/2a, तो -5/2a। -d/4a जब करेंगे तो d कितना आएगा इसका बताइए, -d। तो पहले मैं इसका d निकाल लेता हूँ, d कितना आएगा, b² मतलब 25, -4ac करेंगे तो 4a और c, तो इसका जो d आ जाएगा हमारे पास 1 आ जाएगा, तो -d -1/4a, तो ये आ जाएगा, ये इसका वर्टेक्स आया। और y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या रखेंगे, पुट x = 0 रखेंगे, तो x = 0 पे, तो इसका मतलब ग्राफ हमारे पास यहाँ से पास होगा, इस पॉइंट से पास होगा। ठीक, ध्यान से देखिए, हमने चेक किया पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड खुलेगा, वो तो बहुत ईजी है। अपवर्ड डाउनवर्ड को चेक करना बहुत ही आसान है। x² का कोएफिशिएंट a होता है, a पॉजिटिव है यहाँ पे, तो पैराबोला क्या खुलेगा, अपवर्ड खुलेगा। फिर उसके बाद वर्टेक्स हमने निकाला -b/ इस फॉर्मूले का यूज़ करके, -b/2a -d/4a, ये सारे इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हो, ABC। ठीक, रख दिया यहाँ पे, ये निकालिए, वर्टेक्स आ गया। फिर हमने क्या किया, x = 0 इसमें पुट किया, इसलिए मैंने पुट किया x = 0 कि हमें ये पता होना चाहिए वो पैराबोला y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। ठीक, तो जब हमने ये किया, अब हमने इसको ड्रॉ किया। जब इसको हमने ड्रॉ किया, ठीक, ये x एक्सिस है हमारे पास और ये क्या, y एक्सिस है। आप ये बताओ ये वाला पॉइंट किस क्वाड्रेंट में आएगा, ये पॉइंट थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, x पॉजिटिव y नेगेटिव है। ये जो वर्टेक्स है कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। तो अंदाजे से बनाओ 5/2 कहीं यहाँ पे होगा, ये 0 है हमारे पास, ये 1 ले लो, 2 ले लो और 2.5, 5/2 चलो यहाँ ले लेते हैं, ये 5/2 हमारे पास है, ये 5/2 है और ये 1 और -1/4 इधर ले लो आप। तो मान लो हमारे पास वर्टेक्स ये आ गया, ये वर्टेक्स आया और वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट कितने हैं, 5/2 और -1/4 है, ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है। जब ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट हैं हमारे पास, तो पैराबोला अपवर्ड बनेगा। तो आपको पता है पैराबोला अगर अपवर्ड है तो वर्टेक्स सबसे कौन सा पॉइंट होता है, लोवेस्ट पॉइंट होता है। और पैराबोला अगर डाउनवर्ड खुला है तो वर्टेक्स क्या होता है, सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है। ये सबसे कौन सा पॉइंट है, ये सबसे लोवेस्ट पॉइंट है, सबसे नीचा बिंदु है, और ये सबसे ऊंचा बिंदु होगा, ये हाईएस्ट पॉइंट होगा। इतनी बात समझ आई नहीं है, ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, ये हाईएस्ट पॉइंट है। तो पैराबोला अपवर्ड खुल रहा है, ये वर्टेक्स है तो पैराबोला ऊपर की तरफ जाएगा ना, ये लोवेस्ट पॉइंट होगा, तो पैराबोला कुछ ऊपर की तरफ जाएगा। अब ध्यान से देखो, पैराबोला कहाँ से पास होगा, वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, 0,6 पे। तो 0,6 कहीं कहाँ पे होगा भाई, सिंपल सी बात है, 0,6 कहीं इधर होगा, इधर होगा ना कहीं 0,6। ठीक, तो ये आप बना दो, ड्रॉ कर दो, इसको ड्रॉ कर दो आप ऐसे करके, ये बन गया पैराबोला। और ये जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हो जाएगा 0,6। बात समझ आई नहीं है। और यहाँ पे ये बात याद रखना, कॉर्नर नहीं होगा, कर्व है ये, तो ये बन गया। अब देखो इसका रेंज कितना आ रहा है, रेंज के लिए क्या देखते हैं, ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ मिनिमम की वैल्यू क्या है, ग्राफ जो है वाई एक्सिस पे देखते हैं। रेंज के लिए हमें वाई एक्सिस को देखना होता है और देखना है ग्राफ की मिनिमम वैल्यू क्या है, ग्राफ का लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू क्या है, -1/4। और क्या इससे नीचे वाई मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो इसके ऊपर ही वाई मिल रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन कितना आ जाएगा, रेंज ऑफ फंक्शन आ जाएगा हमारे पास -1/4 से इन्फिनिटी। देखो ये मिनिमम पॉइंट है, इसके ऊपर ही जा रहा ग्राफ, नीचे तो मिल नहीं रहा। हमें वाई एक्सिस की तरफ से देखना है कि ग्राफ का मिनिमम पॉइंट क्या है, ग्राफ का लोवेस्ट पॉइंट क्या है ये, और हाईएस्ट क्या, हाईएस्ट तो पता नहीं कहाँ तक जाएगा। तो इसका मतलब इतनी इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन आपको करके दिखाते हैं, इसे मैं इरेज कर रहा हूँ, और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिए, अगर अभी तक आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो कर लीजिए, ठीक है। और वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके मत देखें। अगर आपने फंक्शंस की वीडियोस नहीं देखी, स्टार्टिंग वाली लेक्चर 1 से देखिए आप, तो सबसे पहले उनको देखें, क्योंकि बीच में अगर आप उठाते हैं कोई भी लेक्चर तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, जैसे मान लो हमने कोई ये ले लिया, y = x² + x + 1 ले लिया हमने, ठीक। मेरे को इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। आप देखो a क्या पॉजिटिव है, a = 1 है, और जो कि पॉजिटिव है तो ये अपवर्ड खुलेगा। इतनी इन्फॉर्मेशन हमने पता लगा ली। तो देख के आप बता सकते हो अपवर्ड खुलेगा। जब अपवर्ड खुलेगा, अब इसका मेन काम है वर्टेक्स निकालना। तो वर्टेक्स के लिए पहले d निकालो, d कितना आएगा, b² मतलब 1 -4, a भी 1 है, c भी 1 है, तो आ गया -3। तो जब वर्टेक्स आप इसका निकालोगे कितना आएगा, -b/2a एंड -d/4 है, तो -3/4 आया नहीं है, बताइए। तो ये वर्टेक्स आ गया। और ये ग्राफ x एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, y एक्सिस को कहाँ कट करेगा, जब x = 0 रखेंगे तो y एक्सिस को 0,1 पे कट करेगा। तो आपको पता होना चाहिए, जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो आप ये बताओ,
ये पॉइंट जो वर्टेक्स है किस क्वाड्रेंट में है, वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है भाई, एक्स नेगेटिव है वाई पॉजिटिव है, तो ये वर्टेक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो वर्टेक्स ड्रॉ करो सबसे पहले। ये वर्टेक्स किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में, तो वर्टेक्स -1/2, -1/2 मान लो, सपोज करो ये 1 है हमारे पास, ये और ये भी 1 है, ठीक है। 1/2 कहाँ पे आएगा, कहीं यहाँ पे आएगा, ये आएगा 1/2, अंदाजे से ले लो, ये 1/2 आएगा, और 3/4 का मतलब कितना होता है, 0.75, तो ये अगर 1 है हमारे पास, ये पॉइंट 0,1 है, तो ये 3/4 कहीं इधर आएगा, तो वर्टेक्स हमारे पास कहाँ मिलेगा, हमें ये वर्टेक्स मिल जाएगा, ये वर्टेक्स मिल गया, ये हमारे पास वर्टेक्स है। आपको पता है ये वर्टेक्स है, और पैराबोला अपवर्ड खुलेगा, और पैराबोला इस पॉइंट से पास भी होगा, तो पैराबोला आप ड्रॉ करिए, ये बन गया पैराबोला। बस तरीका समझ आया नहीं है, ठीक है। वर्टेक्स पॉइंट लोएस्ट पॉइंट है ना, और पैराबोला अपवर्ड खुल रहा है, तो यहाँ से पास होगा ऐसे करके, और वाई एक्सिस को कहाँ कट करेगा, वाई एक्सिस को 0,1 पे कट करेगा। तरीका समझ आया नहीं है। और ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट पे वाई की वैल्यू कितनी है, ये वर्टेक्स है, तो इस पे वाई की वैल्यू कितनी है, ये हमारे पास है -1/2 एंड 3/4। तो आप ये देखो वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस को देखो ध्यान से, ग्राफ को आप इधर से देखो, तो ग्राफ की लोएस्ट वैल्यू क्या है, लोएस्ट पॉइंट क्या है, ये 3/4, तो रेंज कितना हो जाएगा इसका, रेंज हो जाएगा 3/4 से इन्फिनिटी ऊपर तक मिलेगा। तरीका समझ में आया नहीं है आपको, तो इस टाइप से आप चीज़ों को समझ सकते हैं। और कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ये आपका SW है, इसको ड्रॉ करके आप ग्रुप पे भेजिए, मुझे दिखाइए। y बराबर, ठीक है, -x² - x, ये पहला क्वेश्चन है, इसको ड्रॉ करना है। दूसरा क्वेश्चन है y बराबर 5 - x², ठीक है। ड्रॉ करिए आप इसको, और ड्रॉ करके मुझे भेजिए। ड्रॉ करना है, क्या करना है, ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बेसिकली आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप चाहते हैं कि मैथमेटिक्स आपकी बहुत स्ट्रांग हो, ज़बरदस्त हो, आप सवाल देखें और आपके मन में आइडियाज़ जनरेट हों, तो आपको बहुत बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ये मैं हर बार कहता हूँ। तो अगर आप मेरी वीडियोस को देख रहे हैं, तो वीडियोस को स्टार्टिंग से देखें। अगर आपने सेट नहीं देखा है, तो सेट थ्योरी की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, सेट थ्योरी देखिए पहले, फिर उसके बाद रिलेशन पे आइए, फंक्शन पे आइए। वीडियोस को देखते देखते आप प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स जब आप पढ़ोगे, तो नोट्स में हमारी एनर्जी है। जब आप ये सब पढ़ोगे, तो हमारे लेक्चर्स, हमारी कही गई बातें आपको याद आएंगी। जो जो मैंने स्टेप्स बताए थे, वो आपके मन में फीड हो जाएंगे। तरीका समझ आया नहीं है, तो आपकी अंदर एक अप्रोच डेवलप होगी कि सर ने ये बताया था, सर ने यहाँ पे अगर ये सिचुएशन हो तो सर ने ये कहा था। तो नोट्स के अंदर टीचर की एनर्जी होती है। हम भी अपने नोट्स पढ़ते हैं। जब मैं कोटा में था, तो हमारे टीचर्स ने जो पढ़ाया था, आज भी एकदम एग्जैक्टली वही याद है। जो चीज़ें बताई गई थी, आज भी अगर उन कंसेप्ट को पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि वो सर हमारे सामने हैं, पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपको सीखना है, तो आप किसी न किसी को फॉलो करना पड़ेगा। बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता। अगर सारा ज्ञान सोशल मीडिया पे अगर मिल जाए, तो कोई टीचर ना हो, टीचर की ज़रूरत स्टूडेंट को ना पड़े, बिना टीचर के स्टूडेंट आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए क्या करिए, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, अगर मेरे वीडियोस देख रहे हैं, तो बहुत ईमानदारी के साथ प्रॉपर नोट्स बनाइए, प्रॉपर चीज़ों को पढ़िए और अपने डाउट शेयर करिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई दिक्कत हो रही है, तो आप अपनी प्रॉब्लम को बताइए, सल्यूशन मिलेगा, ठीक है। तो आज की वीडियो को यहीं रोकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।